McAfee World. नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर ईथर्स। ईथर, ईथर को आप जनरल वे में कैसे लिखते हैं? ROR। ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऐसा रहता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड इस तरह से कार्बन चेन प्रेजेंट रहती है, वी कॉल्ड इट ईथर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर प्रिपरेशन मेथड। हम लोगों ने पीछे ऑलरेडी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रखे हैं, आई होप आपको याद होगा। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम ड्राई Ag2O। ड्राई Ag2O को किसके साथ रिएक्ट कराना चाहिए ईथर बनाने के लिए? कोई भी एल्काइल हैलाइड लीजिए और उसको Ag2O के साथ ड्राई कंडीशन पे रिएक्ट कराइए, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है ईथर, और साथ में क्या बन जाएगा? AgX। आपको याद होगा अगर हमने यहाँ पे ड्राई की जगह पे मॉइस्ट Ag2O लिया होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता हमारा? अगर हमने ड्राई की जगह पर यहाँ पर मॉइस्ट लिया होता तो व्हाट विल बी अवर पॉसिबल प्रोडक्ट? अगर हमने यहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन पे Ag2O लिया है along with alkyl halide, ये रिएक्शन आपने दो बार पढ़ा है, एक बार अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी में और एक बार अल्कोहल के प्रिपरेशन में। सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम डाइमिथाइल सल्फेट या बाई डाइमिथाइल सल्फेट, बाई डाइमिथाइल सल्फेट। तो डाइमिथाइल सल्फेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? उसके लिए आपको अल्कोहल के साथ, डाइमिथाइल सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 होल ट्वाइस SO4। तो जब आप इसको यूज करते हैं तो ये आपको क्या प्रोडक्ट देता है? ROCH3, और साथ में क्या मिलता है? H2SO4। डाइमिथाइल सल्फेट को आप किससे रिएक्ट कराएंगे? अल्कोहल से आपने रिएक्ट कराया। थर्ड है बाई डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन कैसा रहता है? आप अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? CH2N2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाइएजोमीथेन। ये एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है डाइएजो, और ये CH4 से बना था तो इसीलिए मीथेन। तो जब डाइएजोमीथेन के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है तो इट गिव्स ROCH3, ईथर प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपका थर्ड मेथड है टू प्रिपेयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड इज एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, आपने OMD सुना होगा? बोलिए भाई, आपने OMD रिएक्शन सुन रखी होगी। हाइड्रोकार्बन में एडिशन ऑफ वाटर होता है, उसको एक तीन मेथड होते हैं, HBO, OMD एंड एसिडिक हाइड्रेशन। उसी उसमें था OMD मीन्स ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। OMD में हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं, बट एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन में वी विल ऐड एल्कोहल। वी विल ऐड व्हाट? एल्कोहल टू एल्कीन बाय मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग एल्कोहल का एडिशन करते हैं, एल्कोहल का। और इसके लिए हम लोग रिएजेंट बिल्कुल वैसे ही लेते हैं जैसे वहां पर लिया था, मर्क्यूरिक एसीटेट
इन सेकेंड स्टेप में NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये क्या करता है, यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल से OR माइनस और H प्लस का एडिशन कर देगा। CH3CH3OR। तो ये आपका देखिए ईथर प्रोडक्ट बना है। कौन से रूल से एडिशन हो रहा है ये? मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हुआ है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन है ये। यहाँ पर आपने क्या फॉलो किया है? मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन किया है। क्लियर? बोले? हाँ सर। चले, इसके बाद फिफ्थ मेथड है, वो है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था? हमने एल्कीन की प्रिपरेशन में देखी है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में देखी है। ठीक है। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको पीछे मैंने बता रखा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। दो तरीके से किया जा सकता है, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा, इवन एलिमिनेशन, और प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। और अगर हमने लो टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया है तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा? तो वो हमें ईथर प्रोडक्ट देता है। अगर हमने लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? ईथर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया है CH3CH2OH। ठीक है, और इसके लिए हमने यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लिया है? कॉन्सनट्रेट H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया है 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें प्रोडक्ट देता है CH3CH2O CH2CH3, एक ईथर प्रोडक्ट देता है। कौन सी मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बनता है? SN1 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनेगा। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है? अगर आप इसका मैकेनिज्म शो करना चाहे तो आप इसका मैकेनिज्म बना सकते हैं। CH3CH2OH, स्टेप नंबर 1, H2SO4 से H प्लस आएगा, एंड देन दैट विल अटैक ऑन लोन पेयर ऑफ अल्कोहल। इट विल फॉर्म CH3CH2OH2 प्लस, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वो कभी भी अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं चाहता। तो वो क्या करेगा? वो ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा वाया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, उसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और आपने क्या एलिमिनेट किया यहाँ से? वाटर। अब ये जो बना है ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। ये क्या है? इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। एक बार आपका इंटरमीडिएट बन गया, अब आपको क्या करना है? अब यही इंटरमीडिएट आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कहां पर? अल्कोहल के लोन पेयर पे। ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर इस तरह से अटैक करेगा। ठीक है, अब ये जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? CH3CH2OH प्लस CH2CH3। अगेन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? प्लस चार्ज। तो अभी शुरू में जो आपने H2SO4 आयनाइज करा के H प्लस निकाला था, वो अभी भी वहां पे उसका HSO4 माइनस पड़ा है। अब ये HSO4 माइनस इस H को अपनी तरफ पुल करेगा एज अ H प्लस, और उसके लिए वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये इसको देके चला जाएगा। तो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2O CH2CH3। ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। कोई स्टेप जो आपको इसमें नहीं समझा हो मैकेनिज्म में, वो आप पूछिए। ये आपका प्रिपरेशन मेथड में फिफ्थ मेथड हो गया। अब आते हैं सिक्स्थ मेथड।
सिक्स्थ मेथड ऑफ अल्कोहल। द सिक्स्थ मेथड इज सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इस पूरे ईथर का। ये एक्चुअली एक नेम रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आपके बोर्ड के पेपर में ये रिएक्शन आती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो पहले मैं इस रिएक्शन के बारे में जनरल बताऊंगा, फिर इसके वेरिएशंस। तो जनरल क्या है इसके बारे में? जनरल इसके बारे में सिर्फ ये है कि इसमें हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं। इसका रिएजेंट होता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल। ये इसका रिएजेंट होता है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल। आपको पता है कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाया जाता है? H प्लस रिलीज करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसी को कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करता है? इट प्रेफर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इसको ईथर बनाना है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। चलिए अब देखिए, इसको जनरल वे में पहले लिखते हैं। आपका यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? सबस्ट्रेट है हमारा एल्काइल हैलाइड, और रिएजेंट है हमारा कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ अल्कोहल। और जिस अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर यूज किया गया है, उसी अल्कोहल को एज अ कैटलिस्ट आप यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। अब फिर ये वाला जो पार्ट है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस एक्स को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा यहाँ पर, और आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। दिस इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ पर जो आर है वही वेरिएशन है। अब हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड पढ़ रखा है, तो मैं आपको वो वेरिएशन यहाँ पर दूंगा और आपको प्रोडक्ट बना। चलिए देखते हैं, वेरिएशंस पे फोकस करते हैं। आपको इसका प्रोडक्ट बना के बताना है, व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दिस। बनाइए इसके प्रोडक्ट। हम लोगों ने अल्काइलाइड में ये सारी चीजें की थी। वहां पर आपको अल्काइलाइड में एक जगह पे बताया था मैंने, SN1 वर्सेज E1 और SN2 वर्सेज E2। यहाँ पर आपको वही SN1 वर्सेज E1 और SN2 वर्सेज E2 की ही का डिसीजन यहाँ पर ले। चलिए मैं याद दिलाता हूँ कैसे किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को। देखिए सामने आप थिंक कैसे करोगे। ये देखिए एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, आप इसको देखिए, ये एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर किया जाता है ये आपको पीछे मैंने सिखाया है, आप वहां से रिफर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अगर ये कंडीशन कहीं पर भी मैच करती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट विल बी व्हाट? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। मैकेनिज्म कौन सा यूज हुआ है? SN2। ठीक है। अब जरा नीचे वाले को देखिए, यहां पर भी 1 डिग्री है, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बट प्रॉब्लम इज दैट ये स्टेरिकली हिंडर्ड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जगह पर क्या कर देगा? इट विल फॉर्म एलिमिनेशन प्रोडक्ट, इट विल फॉर्म एलिमिनेशन प्रोडक्ट एज अ मेजर। और यहाँ पर मैकेनिज्म क्या हो गई? E2। देखो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं हो पाने पाया, ईथर नहीं बन पाया यहाँ पर। अच्छा फिर नीचे देखिए, यहाँ पर अगेन एक और ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है? 1 डिग्री, और ये कैसा था? यहाँ पर ये पुअर न्यूक्लियोफाइल लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस लिया है हमने। न्यूक्लियोफाइल पुअर है बट बेस स्ट्रॉन्ग है।
कैसे पता मुझे? CH3OH का कॉन्जुगेट होता है CH3OH, और इसका कॉन्जुगेट होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस आई इफेक्ट की वजह से बहुत वीक एसिड होगा। अगर वो वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग होगा। तो ये बेस स्ट्रांग है बट न्यूक्लियोफाइल पुअर है। ठीक है। बट यहाँ पर सामने क्या है? एल्काइल हेलाइड 1 डिग्री है। तो अगर 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड है और वो हिंडर्ड नहीं है, तो सामने न्यूक्लियोफाइल चाहे पुअर हो चाहे स्ट्रांग हो, वो हमेशा प्रोडक्ट आपको क्या देने वाला है? प्रोडक्ट विल बी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और मैकेनिज्म क्या बनेगी? ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, ये आपके जेई के पेपर का एक इंटीग्रल पार्ट है, इस तरह की एनालिसिस। इसी के लिए मैंने अल्काइलाइड में आपको पूरे नोट्स दिए थे, उनको बार बार रीड करो। उनमें सब जगह पर अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है विद प्रॉपर राइटिंग एंड एग्जाम्पल। अच्छा, अब इस वाले को देखिए जरा, लास्ट वाले। लास्ट वाले में ये क्या है? एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और सामने क्या प्रेजेंट है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्टेरिकली हिंडर्ड है, और सामने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो 3 डिग्री पे अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो कभी भी SN1 नहीं करना चाहेगा। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। अब ये अगर यहाँ पर SN1 नहीं कर सकता और 3 डिग्री है, SN2 भी नहीं कर सकता, तो इसके पास सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी बचती है? इट हैज पॉसिबिलिटी ऑफ E2 ओनली, एंड प्रोडक्ट विल बी दिस। मैं मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं सिर्फ, ये बनेगा प्रोडक्ट। समझा? और लास्ट वाले में आइए। लास्ट वाले में अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और सामने एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस और बल्कि एल्काइल हैलाइड, ये तो आपको फॉर श्योर क्या देने वाला है? E2 प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा? एलिमिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। समझा? ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से नोट करिए। आप जब भी रिवाइज करें चैप्टर को, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके आंखों से पास होने ही चाहिए, क्योंकि ये मैंने जो आपको कराया है ये एग्जैक्टली वही वेरिएशन है जो आपको पॉसिबल एग्जाम में मिलेगा। तो इसको अच्छे से नोट भी करिए। अगर इसमें कुछ नहीं समझा हो, डिस्कस करिए। आप जितना ज्यादा पूछोगे ना, उतना ज्यादा सीखोगे, और जितना चुपचाप बैठोगे चांसेस है कि कुछ नहीं सीखोगे। इसीलिए मैं बार बार आपको पुश करना करता रहता हूँ कि आप सीखो। आप लोग जल्दी से मनाओ कि क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट हो जाए, सो दैट मैं आपको यहाँ पे बैठा लूं और आपसे आपके मुंह में हाथ डाल के मैं चीजें निकलवाऊंगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप सामने रहोगे मेरे। अभी क्या है, अभी आप थोड़ा सा कैमरे के पीछे हाइड हो गए हो, कंफर्ट जोन में हो। कंफर्ट जोन किसी के लिए भी हो अच्छा नहीं होता। आपको इंस्टेंट खुशी देता है लेकिन लॉन्ग टर्म का पेन देता है। कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब इसी का एक लास्ट वेरिएशन है। एक्चुअली वो मैकेनिज्म वाला वेरिएशन नहीं है, वो जस्ट एक बाई प्रोडक्ट का वेरिएशन है। अगर मैंने यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक एरोमेटिक, अगर हम चाहते हैं वी हैव टू प्रिपेयर, इफ यू आई वांट टू प्रिपेयर एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम एक 1 डिग्री, ये 1 डिग्री ही होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है। प्लस हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? एक कॉन्जुगेट बेस ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा ले लूं, आपके पास ये दो रिएक्शन है। आप मुझे बताओ कि इन दोनों रिएक्शन, पहले मैं पूरी रिएक्शन भी लिख देता हूं। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये।
दोनों के प्रोडक्ट सेम है, स्टिल इनमें से एक रिएक्शन बहुत लार्जर एक्सटेंट में होती है और एक बहुत लोअर एक्सटेंट में होती है। तो मुझे बताइए कौन सी लार्जर एक्सटेंट पे होगी और कौन सी लोअर एक्सटेंट पे, और वाई? कौन सी रिएक्शन यहाँ पर लार्जर एक्सटेंट पे होगी और कौन सी लोअर एक्सटेंट पे? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं लगाते। यस और नो में भी आंसर कर सकते हो। यू नो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? सर दूसरी वाली लोअर एक्सटेंट में भी। वाई? सर क्योंकि वो क्लोरीन बेंजीन से अटैच्ड है। परफेक्ट। जब भी आप बेंजीन के साथ में क्लोरीन अटैच होता है तो ये एक देख सकते हो। आपको जब सब्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया था वहां पर दो केस बताए थे, विनाइलिक और एराइलिक। एराइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं, दे अवॉइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एराइलिक एंड विनाइलिक, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर हैलाइड लगा है तो इट अवॉइड्स व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन ये वाला नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होगा, ये ऊपर वाला नॉर्मल कंडीशन पे हो जाएगा। तो ये रिएक्शन अवॉइड की जाती है, अवॉइडेड, बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत बेसिक सी चीज मैंने दिया था, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं दिया था आपको डिस्कवर करने के लिए। तुरंत आपके दिमाग में आता है, लेकिन आएगा तभी जब चीजें आपने पीछे से अच्छे से रिवाइज की होगी। अगर आपके रिवीजन में कमी है तो फिर आप मान के चलिए कि पीछे आप पढ़ चुके हैं लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसी चीज को ही हमको सही करना है। जिनका एग्जाम चल रहा है उनके साथ मैं थोड़े दिन तक फ्लेक्सिबल रहूंगा, बट जिनका एग्जाम नहीं होगा उनके साथ में बहुत ही मॉन्स्टरस तरीके से आपके मैं पीछे पड़ जाऊंगा इस चीज के, कि आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो या नहीं। मैं अभी आपके पेरेंट्स को इसमें एंगेज करूंगा, सो दैट वो मेरे बिहाफ में आपको पुश करें इस इन चीजों को करने के लिए। क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन जब आप सामने आ जाओगे क्लास में तो फिर मैं क्लास में आपको घर ही नहीं जाने दूंगा अगर आप रिवाइज नहीं करके बैठे होगे तो अगर आप घर जाना चाहते होंगे तो आप जरूर घर से कंप्लीट करके पढ़ के आएंगे। चलिए, प्रॉपर्टीज। देखिए, ईथर के बारे में एक छोटी सी चीज जान लीजिए। ईथर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। वो एक बहुत अच्छा नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उनके लिए वो ईथर एक बहुत सुटेबल सॉल्वेंट है। वो सॉल्वेंट की तरह क्यों एक्ट कर सकता है? क्योंकि वो केमिकली क्या होता है? इनर्ट होता है। वो आसानी से किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब ये किसी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता तो इसकी केमिकल रिएक्शंस बहुत कम देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, इसकी बहुत सर्टेन कुछ छोटी छोटी सी रिएक्शंस है जो आपको देखने को मिलेंगी। ज्यादातर रिएक्शंस और ज्यादातर रिएजेंट्स के लिए ये इनर्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज उतनी आपकी कह सकते हो साउंड प्रॉपर्टीज नहीं है, कि मतलब आपको बहुत कॉमनली देखने को मिले, बहुत रेयरली देखने को मिलने वाली प्रॉपर्टी है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद, रिएक्शन विद PCl5 और PCl3। रिएक्शन विद PCl5 और PCl3। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी एक ईथर ले लीजिए आप, R1OR2। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और असिमेट्रिकल भी हो सकता है। और आपने यहाँ पर क्या ले लिया है? आइदर PCl5 या फिर PCl3। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पर क्या देगा? प्रोडक्ट देता है R1 क्लोराइड प्लस R2 क्लोराइड, यानी एल्काइल क्लोराइड बना के देगा। लेकिन आपने इसको कभी भी एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में आपको ये रिएक्शन नहीं बताई गई थी। क्यों नहीं बताई गई थी? क्योंकि ये रिएक्शन इतनी कॉमन नहीं है। जितना आसानी से मैंने लिख दिया है इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होती है। इट्स अ वेरी रेयर काइंड ऑफ रिएक्शन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन आपको यूज करनी है और कौन सी नहीं। चलिए, सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद BF3।
रिएक्शन विद, प्रॉपरली अगर लिखा जाए तो लुईस एसिड, लुईस एसिड लाइक, आप BF3 भी ले सकते थे, आप AlCl3 भी ले सकते हैं फॉर दिस रिएक्शन। तो यहां पर देखिए क्या किया जाता है कि आप एक ईथर को लेते हैं। आपको अगर ध्यान से आप देखोगे ईथर को, तो ईथर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और आप उसकी रिएक्शन एक लुईस एसिड BF3 के साथ करा रहे हैं। ये एक लुईस एसिड है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये एक लुईस बेस है। आपको पता है कि लुईस बेस के पास इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर है, और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन सीकर होता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों के बीच में एक इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये यहाँ पर कैसी रिएक्शन हुई है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन हुई है। आप इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते थे, R2O प्लस BF3 माइनस। यहाँ पर ओ ने इलेक्ट्रॉन दिया है उसके ऊपर प्लस चार्ज, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसके ऊपर माइनस चार्ज। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर जरूरी नहीं कि लुईस एसिड, आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकते थे। लाइक अगर हमने H2SO4 ले लिया, तो H2SO4 के साथ देखो ये कैसे रिएक्शन करेगा, ये H2SO4 के साथ R2OH प्लस एंड HSO4 माइनस, इस तरह से ये एक एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है। तो यहाँ पर इसने कैसे एक्ट किया है, एज अ बेस। तो ये सब रिएक्शंस हो सकता है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लोरीनेशन ऑफ ईथर। क्लोरीनेशन ऑफ ईथर, तो ईथर्स का क्लोरीनेशन कैसे किया जाएगा। ईथर्स को क्लोरीनेशन करने के लिए हम लोग ईथर को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ। ईथर विद क्लोरीन गैस इन डार्क। तो ये क्या करेगा, इसमें से वन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पर क्या लगा देगा, CH2Cl। और ये रिएक्शन तब तक हो सकती है जब तक कि इसके पास सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाएं। ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रह सकती है। क्लियर। तो ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और जो कि एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन तब तक चल सकती है जब तक कि आपके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है सब्स्टिट्यूशन होने के लिए, और क्लोरीन है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अब फोर्थ प्रॉपर्टी। ये है ईथर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसपे आपको अगर ईथर से कोई क्वेश्चन आना होगा तो वो यही रिएक्शन आएगी, रिएक्शन विद HI। ठीक है, तो रिएक्शन विद HI में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोल्ड कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया है यहाँ पर, कोल्ड कंडीशन। एक्चुअली ये जो कोल्ड कंडीशन है यही बाय डिफॉल्ट कंडीशन भी है। यानी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि वो कोल्ड है या हॉट, तो आप उसको हमेशा क्या एज्यूम करोगे, कोल्ड एज्यूम करोगे। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे वर्क करेगी, कैसे होती है रिएक्शन। इसमें हमारे पास जैसे कि ये R1O R2, ये हमारे पास ईथर है। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और असिमेट्रिकल भी होगा। और जब हम HI को इसके साथ रिएक्ट कराते हैं कोल्ड कंडीशन पे, तो ये SN1 रिएक्शन करना पसंद करता है। अब SN1 रिएक्शन क्या करेगा, यहाँ पर आइदर OR या फिर OR1, दो में से एक ग्रुप को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कराएगा। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए वो आइदर यहाँ से उसके पास दो पॉसिबिलिटी, आइदर वो ये वाला बॉन्ड तोड़ दे या फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ दे। दो में से एक बॉन्ड तो उसको यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज मैंने एज्यूम किया कि उसने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ठीक, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इसको अपनी तरफ पुल कर लेने की वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस R के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा।
है ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, इधर रिएक्शन करोगे और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। अब ये एच आई क्या होता है, एच प्लस एंड आई माइनस, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, आर वन प्लस जो है उसके ऊपर आपको आई लग जाएगा, और आर टू ओ माइनस के ऊपर आपको क्या लग जाएगा, वहां पर एच लग जाएगा। इस तरह से आपको एक आयोडाइड और एक अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आर के ऊपर प्लस चार्ज यानी कार्बोकेटायन बनेगा, यानी आप बॉन्ड उधर से ब्रेक करेंगे जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा हो, आप हमेशा वहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इसके अलग अलग एग्जांपल देता हूँ, आप लोग उनके प्रोडक्ट बना के बताइए कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, है ना। चलिए, सबको आपको एच आई के साथ में रिएक्ट कराना है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं उसको, आप उसको एज्यूम कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, बॉन्ड हम उधर से तोड़ेंगे जिधर से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। कंप्लीट करिए, पहले ये तीनों जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मुझे नेक्स्ट पेज में जाना है। जल्दी से ये तीनों कॉपी करो, मुझे नेक्स्ट पेज में जाना है। सर करेक्शन में बस आई और ओ एच को रिप्लेस करना है ना, हाँ। दोनों इस कंपाउंड्स हाँ, में। लेकिन तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। करेक्शन तो तुमने बिल्कुल सही जज किया, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा तब अच्छा है। हाँ काव्या, ओके। काव्या तुम्हारा सिर्फ लास्ट वाला छोड़ के बाकी सब करेक्ट है, लास्ट वाला छोड़ के। ओके सर। चलो आई थिंक डिस्कस करते हैं इसको। देखो, फर्स्ट वाले में तो सिमेट्रिकल है, आप कहीं से भी तोड़ो अल्कोहल और आयोडाइड आप बना सकते हैं, इसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पर आप कहां से ब्रेक करेंगे, फ्रॉम हियर, तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा CH3CH2 प्लस, और उसके साथ आई लग जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2I। इस वाले में देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो हम कहां से ब्रेक करेंगे, फ्रॉम 2 डिग्री। तो जब आप 2 डिग्री के साइड से ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट आपको इधर क्या लगेगा, आई लग जाएगा और इधर OH लग जाएगा। समझा, यहां तक तो किसी ने भी मिस्टेक नहीं दिखाया अभी तक। ये वाले में 1 डिग्री और 3 डिग्री, तो हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साइड से ब्रेक करेंगे और 3 डिग्री आयोडाइड बनेगा और 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये वाले में मिस्टेक आप कर रहे हैं। देखिए इसमें यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन अगर आपको याद हो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ऐसा दिखता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था। यहां से अगर आपने ब्रेक किया तो बेंजीन पे कार्बोकेटायन बनेगा, एराइल कार्बोकेटायन, जिसको आप विनाइल कार्बोकेटायन भी बोल सकते हैं। और विनाइल कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल, इसलिए यहां पर ये विनाइल पोजीशन पर क्या फॉर्म करेगा, विनाइल पोजीशन से कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, तो ये CH3 के साइड से तोड़ेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्लियर है। हाँ सर। अच्छा, यहां पर ये देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये वाले केस में तो हम इधर से ही बॉन्ड को तोड़ेंगे और आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। यहां वाले में जाओ, देखो ये बेंजाइलिक है और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आपको ये स्पेशल केस है, आपको पता होना चाहिए, आपको स्पेशल केस क्या पता होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन से तुमको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आयोडीन किसके साथ लगेगा, 3 डिग्री वाले के साथ, और इधर से आपको PHCH2OH बनेगा। अच्छा, इस वाले में देखो मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पर ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। अब जब दोनों 2 डिग्री है, कार्बन की डिग्री से डिसाइड नहीं होगा, अब डिसाइड होगा
कितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप लगे हैं। आप देख सकते हैं इस पर 2 मिथाइल लगे हैं, और इसके ऊपर क्या लगा है, 1 2 3, और इधर से भी 1 2। तो आप कह सकते हो कि इधर इसके 2 कार्बन चेन लगी है, इधर भी 2 कार्बन की चेन लगी, इधर 1 1 कार्बन की चेन थी, यहाँ 2 2 कार्बन की चेन। कार्बन चेन जितनी ज्यादा बड़ी होती जाती है उतना ज्यादा वो प्लस आई इफेक्ट देती है। तो इधर साइड से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, और ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा, आयोडाइड, और बाकी का आपको अल्कोहल बना के मिलेगा। समझा? समझा कैसे हुआ ये? हाँ सर। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते, यही देखिए ईथर में अगर कुछ आता है ना तो बस यही आता है, तो बस आप ये याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ईथर में कोल्ड एच आई के बाद हमारे पास दूसरा केस था हॉट एच आई। हॉट एच आई, अगर आपका हॉट एच आई है तो वहां पर मेंशन होगा। तो जब हॉट एच आई रहता है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। R1O R2 को अगर आप एच आई के साथ हॉट कंडीशन पे रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों के साथ में सिर्फ आयोडाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, आयोडाइड। यानी जो पहले अल्कोहल बनेगा फिर अल्कोहल को आई फिर से सब्स्टिट्यूट कर देगा, और आपको प्रोडक्ट क्या दिखाई पड़ेगा, आपके पास प्रोडक्ट दोनों ही आयोडाइड बनेंगे। तो हॉट एच आई होता है तो आपको कोई सिलेक्शन करना नहीं पड़ता, इसीलिए कोल्ड एच आई से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां पर सिलेक्शन करना पड़ता है, जहां पर सिलेक्शन है वहीं पर आपको टीचर ट्रैप कर सकते हैं। तो ये हॉट एच आई वाली कंडीशन नोट कर लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास 5 रिएक्शन, या कह सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो ईथर को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, लाइक हमने यहाँ पर लिया है R1O R2, इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमें क्या देता है, ये यहाँ पर आपका आइदर दिस और दिस, कोई भी बॉन्ड बॉन्ड उसी तरह तोड़ा जाएगा जैसे ऊपर आपको बताया, जहां से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहां से बॉन्ड तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वहां से बॉन्ड तोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर दोनों केस में ही आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ऑल्दो अगर यहाँ पे H2O लिखा है तब तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर H2O लिखा है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है कि जब आपको ऐसा दे दिया जाए, ऐसा दे दिया गया। अब बताइए कि कहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे कहाँ पर, क्योंकि अब देखिए D+ अलग है, OH- अलग है। वाटर कभी भी H+ नहीं दे पाएगा, D+ पहले आ जाएगा, D+ कम्स फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो अब यहां से बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है, जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, और कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, CH3CH2+। जो CH3CH2+ है वहां पर OH लग जाएगा, और जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर D+ लग जाएगा। तो इस रिएक्शन का आंसर हो जाएगा ये। इसीलिए जो आपने ऊपर कोल्ड एच आई के लिए सीखा था वो यहां पर भी आपको याद रखना है। क्लियर? हाँ यहां सर। तक ठीक है? तो ये हमने जितने भी प्रॉपर्टीज देखी, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं एलिफेटिक ईथर्स की। अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स की प्रॉपर्टी, एरोमेटिक ईथर कौन सा आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है, एरोमेटिक ईथर। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर तो मैंने आपको पीछे बता दिया था लास्ट वाली रिएक्शन में, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। तो आपको कौन सा एरोमेटिक ईथर पढ़ना है ये आप याद रखिए, आपको पढ़ना है ये वाला एरोमेटिक ईथर। इसका नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है इसके IUPAC नेम से, इट इज नेम एज एनिसोल।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा जो बेंजीन के ऊपर ये जो ग्रुप लगा है इसको आप जनरल वे में ऐसे लिख सकते थे ओ आर, और इस ओ पे लोन पेयर होने की वजह से ये ओ आर क्या करता है, ये हमको प्लस एम इफेक्ट देता है। और प्लस एम इफेक्ट से क्या पता चला कि ये रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करना पसंद करेगा, है ना। तो इसलिए क्या बन जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, यानी ये ऑर्थो और पैरा ग्रुप पोजीशन पर ग्रुप को डायरेक्ट करता है। तो इसकी जितनी भी रिएक्शन होंगी वो सब कहां पर होंगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब आप लिखना चाहो तो फटाफट आप एक एक करके लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा समराइज वे में लिखूंगा, क्योंकि ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, एक ही चीज आप बार बार लिख रहे हो। तो मैं समराइज वे में कैसे लिख रहा हूं, अगर आप ईथर का क्या करना चाहते हैं, हेलोजिनेशन, अगर आप ईथर का हेलोजिनेशन करना चाहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो वो ईथर के साथ में क्या करेगा, वो यहाँ पर आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर विद रिस्पेक्ट टू दिस एक बी आर ऑर्थो पे लगेगा और दूसरा कहां पर लगेगा आपका, दूसरा किधर लगेगा, पैरा, ऐसा। ये मैंने पहला बताया हेलोजिनेशन करके। अगर हम नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो हम लोग रिएजेंट क्या लेते थे, कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4, या सिर्फ कॉन्सेंट्रेट HNO3 भी ले सकते थे। तो उस केस में यहां पर फिर से दो प्रोडक्ट बनेगा, उस केस में यहां पर फिर से दो प्रोडक्ट है, एक ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन होगा। क्लियर। तीसरा पॉसिबिलिटी, यहाँ पर रिंग में कौन सी रिएक्शन होती है, रिंग में सल्फोनेशन होता है। सल्फोनेशन के लिए रिएजेंट क्या लेते थे, ओलियम। ओलियम क्या होता है, SO3 प्लस H2SO4, या फिर आप सिर्फ H2SO4 भी ले सकते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट बना कर देगा, एक प्रोडक्ट होगा OCH3 और इसके ऑर्थो पोजीशन से SO3H, और पैरा पोजीशन पे भी SO3H। एक तो ये रिएक्शन बनेगी। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्या था, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर आपको याद हो, एल्काइलेशन के लिए हम लोग एल्काइल क्लोराइड लेते थे, तो वो रिंग में इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लगा देगा, ऑर्थो और पैरा। मैं अब यहाँ आगे नहीं लिख रहा, सब एक ही तरह की चीजें हो रही हैं। और लास्ट में आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, COCH3। समझा, किसी को हाँ सर। इसको समझने में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। आपको देखिए कुछ खास यहाँ पर हम बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ OCH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूशन करते चले जा रहे हैं। तो ये जो हमने सारी रिएक्शन देखी है, ये किसके साथ देखी है, ये सारी की सारी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ये सारी की सारी रिएक्शन हम लोग एनिसोल के साथ में देख रहे थे, एरोमेटिक ईथर। पहला है हेलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। इतनी पॉसिबल रिएक्शंस होती हैं। तो आपको बस इतनी चीजें याद रखनी होगी। आप किसी के पास अगर कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना कहना चाहता है, कुछ भी। सर दोनों में से मेजर कौन सा होगा? हमेशा पैरा, पैरा रीजन पहला होता है, रीजन और रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स। पहला रीजन है रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं।
काफी आसान रिएक्शन है, लेकिन फिर भी आप करिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको जो करना है, पहले आप 3-4 मिनट्स का टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक कीटोन दिया है। कीटोन ग्रिग्नॉट रीजन के साथ जब हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बनाता है, वो ऑलवेज एक टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है वो क्या है, दिस कंपाउंड, दिस इज योर C6H12O। और फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, H2SO4 और हीट। एसिड की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आफ्टर डिहाइड्रेशन ये यहाँ पर आपको कैसा प्रोडक्ट देगा, ये एल्कीन प्रोडक्ट। और फिर इस एल्कीन का जब आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो आपको ये वाला क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, पर बेंजोइक एसिड के साथ में इसको रिएक्ट करना है। पर एसिड का काम क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पर एसिड, पाई बॉन्ड तोड़ना और दोनों कार्बन पर एक एक OH लगा देना। लेकिन सॉरी सॉरी, यहाँ पर आगे हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो हमें यहाँ पर क्या बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा। यहाँ पर क्या बनने वाला है, इपॉक्साइड, इस तरह से। यानी साइक्लिक एडिशन हो जाएगा, साइक्लो एडिशन ऑफ एल्कीन, ईथर बन गया। अब इस ईथर को जब ग्रिग्नॉट रीजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एक हमको अल्कोहल बना कर देगा। कैसा, यहाँ पर आप ग्रिग्नॉट रीजन अटैक कराओगे, एक साइड पे आप CH3 का अटैक कराओगे और दूसरे साइड पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इस तरह से आपको एक प्रोडक्ट बन के मिलेगा ये। क्लियर। और फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा, इसकी रिएक्शन HBr से करोगे तो एडिशन ऑफ HBr हो जाएगा। तो HBr का जब एडिशन हो जाएगा तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, ब्रोमाइड वाला, 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। और फिर इसको आप जब मैग्नीशियम ईथर से रिएक्ट करोगे तो ये MgBr बन जाएगा। फिर उसको कीटोन के साथ और हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल बन के क्या मिलेगा, यहाँ पर ये इस तरह से जुड़ेगा आके, ये इस तरह से आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक टर्शरी अल्कोहल है। अब इस टर्शरी अल्कोहल को कह रहा है कि H2SO4 के साथ हीट करिए और प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। तो इसके केस में देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इसके केस में प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ऐसा, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, और जब हम इसको KNO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें ये वाला कीटोन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये थी इस पूरी रिएक्शन के सारे आइडेंटिफिकेशन। किसी को भी कहीं पर कोई दिक्कत, कोई स्टेप जो आपको लग रहा है कि नहीं समझा, एनीवन, बोलिए भाई। सर वो जो डी से लेके बी में बन रहा है वो सर रीअरेंजमेंट है ना? डी से लेके बी जो बन रहा है, एक्चुअली इसने पूरा लिखा ही नहीं है। ये इसने यहाँ पर रिएजेंट लिखना मिस हो गया, इससे इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है सर। ठीक है, चलिए तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा इस पे। ऐसा ही जो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो वही करेंगे हम लोग। चलिए, ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है, इनको करना है। पहला वाला ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। आपको मैकेनिज्म इसमें बोला है बताने के लिए, बट आप मैकेनिज्म मत बताइए, आप मुझे सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए।
ठीक है, आप मुझे सिर्फ क्या हाईलाइट करके दीजिए यहाँ पर, प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट को हाईलाइट करके बताइए। चलिए करिए। ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट्स लेना है। स्पीड में पेन चलाइए, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अल्कोहल है और ये PbR3। PbR3 का काम क्या होता है, इस अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर क्या लगा देगा, ये Br, फर्स्ट स्टेप। फिर मैग्नीशियम ईथर लेंगे तो ये यहाँ पर ग्रिग्नॉट रिएजेंट बना देगा। क्लियर। और फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर एक अननोन रिएजेंट V लिया गया है और फिर हाइड्रोलिसिस किया गया तो Y मिला, और फिर Y को CH3COCl के साथ रिएक्ट कराया गया तो Z मिला। ठीक है, तो पहले हमें V पता करना पड़ेगा। तो V कैसे पता चलेगा आपका, V जब आप इस अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। इसका मतलब V क्या है, एक कीटोन है। तो आपका ये पता चल गया कि ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है और V को इस कीटोन से रिएक्ट करना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो Y क्या बनेगा आपका, Y विल बी दिस, ये बनेगा Y आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब फिर इस 3 डिग्री अल्कोहल को जब आप एसिड के क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे तो ये एस्टर बना लेगा। तो एक अल्कोहल और एसिड क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। तो अल्कोहल का H और एसिड का Cl, HCl निकल जाएगा और ये COCH3 यहाँ पर लग जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर OCOCH3, ये है आपका Z। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक साइक्लिक ईथर है और HBr एक्सेस में लिया है। भाई जब एक्सेस में लेता है ना तो आपको क्या करना है, पहले आप समझो कि 1 मोल HBr लिया। तो जब 1 मोल HBr लिया होगा तो लेट अस सपोज उसने यहां से बॉन्ड तोड़ा, तो O को H मिल जाएगा और इस वाले कार्बन को क्या मिल जाएगा, Br मिल जाएगा, है ना। अब फिर जब आप एक्सेस में HBr लेंगे तो वो OH हटा के क्या लगा देगा, यहाँ पर Br लगा देगा। ये था आपके फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकेंड वाले में अगेन एक्सेस में HBr लिया गया है। तो देखिए जब एक्सेस में है तब मैं अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, आपको यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना है और Br लगाना है। ठीक, फिर ये क्या लिखा, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, पहले साइक्लोहेक्सेन बना दीजिए, फिर इसमें इथॉक्सी लगाना है। तो दिस इज इथॉक्सी। अब इसको एक्सेस ऑफ HBr के, देखिए एक्सेस दे दिया है ना, तो एक्सेस देने की वजह से हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। एग्जाम में एक्सेस वाला इसीलिए कभी नहीं आता। एग्जाम में हमेशा कौन सा आएगा, जो एग्जैक्टली 1 मोल वाला होगा। तो यहाँ पर एक Br लगेगा और एक EtBr, ये बनेगा। फिर यहां से भी ऐसे ही, इधर एक I और इधर भी I। फिर यहाँ पे देखो, अब ये बोल रहा है 1 इक्विवेलेंट ऑफ HI। तो जब 1 इक्विवेलेंट ऑफ HI होगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एक तरफ तुम्हारा OH लग जाएगा और एक तरफ क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। फिर ये HBr एक्सिस लिया गया है, तो एक्सिस HBr क्या करेगा, यहाँ पर एक Br और CH3Br ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक्सेस HI लिया गया, तो एक्सेस HI में यहाँ पर एक बेंजीन, ठीक है, और इधर एक Br लगेगा और एक Br इधर लग जाएगा। सॉरी Br नहीं, I है, क्या है यहाँ पर, I, आयोडीन।
लास्ट में ये देखो एक ईथर पार्ट है और एक ये ईथर पार्ट, इसमें दो ईथर ग्रुप है। एक्सेस एच आई लेंगे तो ये सब जगह पर रिएक्ट करेगा। अच्छा लेकिन सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है चलो सही है। तो यहाँ पर अब जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो एक तो रिएक्शन इसके ऊपर होगी और एक इसके ऊपर। पहले मैं बनाता हूँ वन इक्विवेलेंट वाले का। अब वन इक्विवेलेंट लेंगे तो वो दोनों में से किसी एक पे रिएक्शन करेगा। किस पे रिएक्शन करेगा बस आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री, यहाँ पे कार्बोकेटाइन 1 डिग्री और विनाइलिक, यहाँ दोनों साइड से विनाइलिक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो हम लोग इधर साइड से ही ब्रेक करेंगे। नहीं नहीं, एक और रीजन यहाँ पे है। अगर हमने इधर से ब्रेक किया तो O माइनस बनेगा और O माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम इधर से ब्रेक करेंगे यहाँ से। तो वन इक्विवेलेंट लेंगे तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा आपका फिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CCC। ये वाला सब कुछ एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, आयोडीन। ये बनेगा वन इक्विवेलेंट लिया। अब एक्सेस में लेंगे तो ये OH हटा के I आ जाएगा और यहाँ पर ये वाले ईथर का भी रिएक्शन हो जाएगा। तो एक दो तीन, एक तो यहाँ पे I है और एक यहाँ पे I है, प्लस ये वाला भी I बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शंस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये हमने ईथर का कुछ केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस किया, ईथर बेस्ड जो थे। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे थिंक किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन जैसे ही आपके सामने आए, आपको रिएजेंट देखना I2 प्लस NaOH। I2 प्लस NaOH किस चीज का रिएजेंट होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन का। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन किस पे रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो ये कीटोन और वहां पे कंडीशन क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखो इस कीटोन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अल्फा कार्बन पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन 3 नंबर में नहीं है, लेकिन इस अल्कोहल के रिस्पेक्ट में देखो ये अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो जो ये अल्फा वाला कार्बन है दैट विल चेंज इनटू आइडोफॉर्म, दैट विल चेंज इनटू आइडोफॉर्म। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा यानी यहां तक का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड पार्ट में। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट इस तरह से दिखाई पड़ेंगे, एक तो ये बनेगा ऐसा। फिर कह रहा है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन देखो क्या करेगा, ये Na को हटाकर यहाँ पर क्या लगा देगा, H प्लस लगा देगा। एसिडिफिकेशन का काम सिर्फ इतना है कि Na हटा के H लगा दिया। अब यहाँ पर देखो क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इस COH के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, तो ये एक बीटा कीटो एसिड है। ठीक है, तो जब बीटा कीटो एसिड को हीट किया जाता है तो इसमें से ध्यान दीजिएगा CO2 एलिमिनेट होता है फ्रॉम दिस पोजीशन। CO2 विल एलिमिनेट फ्रॉम दिस पोजीशन। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए विल बी दिस, ये बनेगा। किसी को कोई स्टेप नहीं समझाओ, एनीथिंग जो आपको लग रहा है कि पूछना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में, मेंस में बहुत देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे से इस तरह से आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 1 मिनट कंप्लीट है, आगे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर देखिए कीटोन है और एक रिग्नॉट रीजेंट है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये हमें क्या बनाएगा, टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। और फिर हम इस पे HBr डालेंगे तो ये OH को सब्स्टिट्यूट करेगा और उसकी जगह पर यहाँ पर क्या बनाएगा, Br। क्लियर। फिर मैग्नीशियम ईथर लिया है तो वो क्या करेगा, Br की जगह पर MgBr बना देगा, Br की जगह पर क्या बना देगा, MgBr। अब ये पूरा R बन जाएगा, RMgBr, और ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा।
कैसे बनाएगा, देखिए ये जो CH OH है ये तो बन जाएगा CH2OH, और बस यही वाला पॉइंट से इसको ज्वाइन करा दीजिए। तो ज्वाइन करा दीजिए लाइक दैट। और फिर हमने इस पे HI डाला, तो HI क्या करेगा, इस OH को सब्स्टिट्यूट करके I लगा देगा। HI क्या करेगा, OH को सब्स्टिट्यूट करके I लगा देगा। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन। तो ये सब बिल्कुल एक सिंपल सिंपल आइडेंटिफिकेशंस है, इनको करने से आपको रिएक्शंस याद होती है। ठीक है, इनको करने का सिंपल सा पर्पज है कि रिएक्शन याद होना। मैं जो आपको वहां पर आइडेंटिफिकेशन बोल रहा था वो इसी तरीके के थे, इसी तरह का बस छोटे छोटे आइडेंटिफिकेशन लेने हैं आपको और करने हैं। चलिए एक और ये छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, ट्राई करिए। इस वाले को ट्राई करिए। आपको देखिए एक ये कंपाउंड दिया है और इसको NaBH4 से रिएक्ट कराया गया और H2Ni से, और आपको A और B पूछा गया है कि क्या होगा। ट्राई फॉर 1 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो H2Ni है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कैन रिड्यूस कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एज वेल एज एल्डिहाइड बोथ। तो H2Ni अगर हमने लिया है तो ये पाई बॉन्ड रिड्यूस करेगा और यहाँ पे बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और CHO को रिड्यूस करके बनाएगा CH2OH। ठीक है, लेकिन अगर आपने NaBH4 ले लिया तो NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बट इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड। तो ये क्या करेगा, इसके केस में प्रोडक्ट कैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह से, CHO विल रिड्यूस ओनली। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा बेस्ट सुटेबल रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं।